हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खुश हो। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, जूलॉजी सेमेस्टर 6 में आप लोग चले गए हैं और अभी जस्ट आप लोग का जूलॉजी 5 का जो एग्जाम हुआ है प्रैक्टिकल, वो खत्म हो चुका है। अब आपको जूलॉजी 6 का सिलेबस जो है उसको पढ़ना है। आपको जूलॉजी 6 भी आपको उसी तरह से क्लियर करना है जिस तरह से आपने सेमेस्टर 5 को क्लियर किया है। हालांकि सेमेस्टर 5 में मैं आपके साथ नहीं थी, बट सेमेस्टर 6 से मैं हर एक सेमेस्टर के बच्चों को अब से आपको पढ़ाने वाली हूँ और हर एक चैप्टर का नोट्स आपको दूंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जूलॉजी सेमेस्टर 6 का सिलेबस जो था उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे। तो एंडोक्राइनोलॉजी थी पहली, दूसरा आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी था और मेडिकल बायोलॉजी साथ में, तीसरा आपका जो सब्जेक्ट था उसमें वो क्या था, एनवायरमेंटल बायोलॉजी था। ठीक है, तो ये सिलेबस अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि सिलेबस क्या है हमारे जूलॉजी सेमेस्टर 6 का विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का, तो आप लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर लेना। पूरा सिलेबस आपका डाला हुआ है। लेकिन अब बात रह गया कि कुछ ऐसे बच्चे भी देख रहे होंगे वीडियो जिनका सिलेबस रिव्यू से मैच नहीं करता है। लेकिन जो मैं चैप्टर्स पढ़ाने वाली हूँ वो किसी ना किसी सेमेस्टर में आपका, अगर आपने जूलॉजी ऑनर्स लिया है या फिर कोई और भी ऑनर्स है आपका, तो कुछ ना कुछ टॉपिक्स मैच करेंगे, तो आप उससे भी इसको पढ़ सकते हैं रिलेट कर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जूलॉजी सेमेस्टर 6 का एंडोक्राइनोलॉजी सब्जेक्ट का क्या क्या टॉपिक्स है। तो एंडोक्राइनोलॉजी पहला सब्जेक्ट है बच्चों। तो मैं आज से क्लास आप लोग का स्टार्ट कर रही हूँ और एक दिन एक छोड़ करके मैं आप लोग को नोट्स देते चले जाऊंगी, तो आप लोग रेडी रहना और आपके एग्जाम तक मैं सारा सिलेबस कवर करवा दूंगी। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं बनाई हूँ, उसको भी मैं आप लोग को दे दूंगी और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लास्ट में फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो सभी चीजें मैं आपको दूंगी। उससे पहले अगर आपको मेरा चैनल या मेरा जो एफर्ट है आप लोगों के लिए वो अच्छा लग रहा है, तो आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जाते रहे अगर मैं कुछ भी डालूं तो, कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और शेयर जरूर से करिएगा ताकि मुझे भी कुछ फायदा हो जाए, सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ जाए और आपको तो नोट्स मिलेगा ही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। एंडोक्राइनोलॉजी जो है उसमें क्या क्या चीजें आप लोग को पढ़नी है। तो एंडोक्राइनोलॉजी का ये सिलेबस है जो मैंने पहले ही बता चुका है आप लोग को। तो चैप्टर 1 में ओवरव्यू पढ़ना है, चैप्टर 2 में आपको हार्मोन के कुछ एक्शंस पढ़ने हैं, चैप्टर 3 में पीनियल ग्लैंड पढ़ना है, चैप्टर 4 में आपको हाइपोथैलेमस पढ़ना है, फिफ्थ में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ना है पूरा, सिक्स्थ में थायराइड ग्लैंड पढ़ना है, सेवेंथ में आपको पाराथायरॉयड ग्लैंड पढ़ना है, एट्थ में एड्रिनल ग्लैंड है, नाइन्थ में पेनक्रियाज है, टेंथ में गोनाड्स है, 11 में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स है और 12 में आपको हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स पढ़ना है। तो टोटल आपके 12 चैप्टर्स है इसमें एंडोक्राइनोलॉजी में। तो 12 चैप्टर्स जो है आपके वो 12 चैप्टर्स के लिए 12 दिन ऐसा मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर्स आपके थोड़े से बड़े हैं। देखिए जैसे आपका 2 जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा है, तो इसमें 2 3 4 क्लास तो मिनिमम लग ही जाएगा। ऐसे यहाँ पर 10 क्लास दिया हुआ है, बट अगर मैं इसको अच्छे से करवाऊं तो 5 क्लास तो इसमें लग ही जाना है। बाकी सब 2 2 3 3 क्लास का है। ठीक है, तो उस तरह से मैं आपको क्लास ले लूंगी। फिर ये इसमें देखिए 11 क्लास दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। बाकी सब जो है वो मैं 2 3 क्लास में कोशिश करूंगी कि आपको बता दूं। ठीक है, और उसको ध्यान से देखते रहेंगे आप लोग। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ओवरव्यू क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम का या एंडोक्राइनोलॉजी जो सब्जेक्ट है। एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? तो एंडोक्राइनोलॉजी इज द सब्जेक्ट मेनली जिसमें हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इट इज द सब्जेक्ट इन विच वी डिस्कस और वी स्टडी अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? हमारे बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत सारे ग्लैंड्स, बहुत सारे ग्रंथि प्रेजेंट है और वो सारे ग्लैंड्स अलग अलग टाइप्स के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो उसी से हमारा बॉडी जो है वो चलता है। ठीक है,
तो वो सारे ग्लैंड्स जो एक साथ में फंक्शन करते हैं तो उसको एक सिस्टम कहा जाता है, और उस सिस्टम का क्या नाम है? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है बच्चों? सीधा सीधी एक लाइन में आप बोल सकते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर बात है? तो ये हो गया छोटा सा एक डेफिनेशन। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग ओवरव्यू ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। पूरे एंडोक्राइन सिस्टम का ओवरव्यू मैं बताती हूँ और उसके बाद आपको डिटेल में इसको बताऊंगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये एंडोक्राइन सिस्टम है बच्चों, और एंडोक्राइन सिस्टम में इतने सारे ग्लैंड होते हैं हमारी बॉडी में, मेल में अलग और फीमेल में अलग होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कुछ कुछ ग्लैंड्स है जो मेल फीमेल में अलग अलग है, जैसे जिससे कि हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। बाकी सारे हार्मोन्स मेल और फीमेल सब में सेम टू सेम होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है देख लेते हैं। पहले यहाँ पर देखते हैं पीनियल ग्लैंड। ये देखिए, ये पीनियल ग्लैंड कहाँ पे है आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट, उसके जस्ट नीचे, ये मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है पीनियल ग्लैंड। उसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन यहाँ पर है, जस्ट पीनियल ग्लैंड के जस्ट नीचे। याद रखिए, मैं जो ये बता रही हूँ इसको आप ध्यान रखेंगे कि कौन कहाँ पर है, लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे पीनियल ग्लैंड अगर पूछ दिया तो कहाँ बताएंगे आप? तो स्कल में बताएंगे, है ना। कहाँ रहता है? हेड में, स्कल में रहता है। तो पीनियल ग्लैंड कहाँ है? स्कल में, और ब्रेन के जस्ट पास में रहता है वो। पीनियल ग्लैंड के जस्ट नीचे क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे आपको क्या मिल रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड मिल रहा है। तो टोटल कितने ग्लैंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो टोटल आपको 3 ग्लैंड्स आपके स्कल में मिल रहे हैं, यानी इस खोपड़ी में, है ना। ये जो आपको खोपड़ी दिख रहा है इतना बड़ा सा, जिसको हम लोग हेड बोलते हैं, इसके अंदर हमारा ब्रेन रहता है छोटा सा, और बहुत सारी चीजें, है ना, नस बस सब रहता है। तो यहाँ पे अंदर में ही 3 ग्लैंड्स है। टोटल कितने ग्लैंड्स है? 3 ग्लैंड्स है आपके स्कल के अंदर। पीनियल ग्लैंड, जस्ट उसके नीचे हाइपोथैलेमस, जस्ट उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। आगे बढ़िए, गले के पास आ जाते हैं। तो गले के पास 2 ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है पाराथायरॉइड ग्लैंड और दूसरा होता है थायरॉइड ग्लैंड। एक होता है पाराथायरॉइड ग्लैंड, दूसरा होता है थायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, तो पाराथायरॉइड ग्लैंड और थायरॉइड ग्लैंड, आप लोग थायरॉइड ग्लैंड के बारे में तो सुने ही होंगे। तो पाराथायरॉइड ग्लैंड और थायरॉइड ग्लैंड दोनों ग्लैंड ऐसे ग्लैंड है जो आपके गले में प्रेजेंट होते हैं, और इसी के बढ़ जाने से ये गला जो है वो फूल जाता, सूजन आ जाता थायरॉइड ग्लैंड में, जिसको हम लोग गॉइटर बोलते हैं, घेधा रोग बोलते हैं ना। बहुत सारे लोगों में हो जाता है ये आयोडीन की कमी से। ठीक है, तो इस तरह से गला जो है वो बड़ा सा फूल जाता है, सूजन आ जाता है इसमें, उसको बोलते हैं थायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, और वो क्यों होता है? आयोडीन की कमी से, और भी बहुत सारी कमियों से होता है, बट जनरली बोला जाता है कि आयोडीन की कमी से ही होता है। नेक्स्ट है आपका थाइमस। ठीक है, थाइमस कहाँ होता है? बस आपके यहाँ पर लंग्स के बगल में थाइमस होता है। नेक्स्ट आपका एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है? किडनी के ऊपर होता है, किडनी के ऊपर। उसके बाद पैनक्रियाज जस्ट इसके नीचे होता है, और फिर है आपका किडनी। नेक्स्ट मेल और फीमेल में देखेंगे हम लोग, तो मेल में एक ग्लैंड होता है टेस्टिस, जो कि मेल हार्मोन बनाता है, और फीमेल में ग्लैंड होता है ओवरीज, जो कि फीमेल हार्मोन बनाता है। तो टोटल आपके इतने सारे ग्लैंड्स है, मेल और फीमेल दोनों के ओवरव्यू के बारे में मैंने बता दिया आपको। तो ये टोटल ग्लैंड्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10, एक लड़का में एक लड़की में। ठीक है, तो टोटल 10 ग्लैंड्स है आपके पास, जो आपको 10 चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। ग्लैंड टोटल कितने हैं? 10 मेल में और 10 फीमेल में, है ना। तो ये याद रखिए। कॉज कहाँ है? चलिए देखते हैं फिर से। पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड आपके स्कल में रहेगा। पाराथायरॉइड और थायरॉइड आपके गले में प्रेजेंट है। थाइमस जस्ट चेस्ट के पास, लंग्स के बगल में होता है। एड्रिनल ग्लैंड आपके किडनी के ऊपर होता है। ठीक है, किडनी के पास। जस्ट उसके नीचे देखेंगे हम लोग तो पैनक्रियाज है, जो कि बाइल यानी लिवर के पास में होता है। किडनीज जो है वो आप लोग जानते हैं, दोनों किडनीज आपके जो है वो भी एक तरह के ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरीज होता है, जो कि अलग अलग हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है।
टेस्टिस मेल हार्मोन प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरॉन, और ओवरीज फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करता है, सॉरी सिक्रीट करता है, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये हो गया टोटल ग्लैंड्स का पूरा ओवरव्यू। आपको ओवरव्यू अगर लिखने के लिए आता तो आप ये डायग्राम जरूर बनाइएगा और अच्छे से आप इसको बताइएगा कि कौन से ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? आपको पढ़ना है पहला कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या। तो द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम क्या चीज का बना हुआ है? तो ग्लैंड का बना हुआ है। दैट सिक्रीट्स हार्मोन। क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन्स सिक्रीट करता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कहां पर सिक्रीट करता है ये हार्मोन? ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो ब्लड में डायरेक्टली जाता है ये हार्मोन्स, जो कि ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट होता है। ठीक है, आगे देखिए, these hormones act as chemical messengers। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग टिक लगा लीजिएगा। जो भी मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर दूंगी याद रखिएगा, वो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अंडरलाइन भी आप साथ में करते जाइएगा ताकि आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलते चले जाए। आप हो सके तो जब मैं इसको स्लाइड को दिखाती हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके आप उसको अंडरलाइन करते चले जाइए। ठीक है, या फिर जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रही हूँ उसको आप पेन ले लीजिए, कॉपी में लिखते चले जाइए और फिर बाद में आप जब नोट्स बना रहे होंगे तो वहां पर उसको अंडरलाइन करते चले जाइएगा। ठीक है, वो हेल्प करेगा आपको जब आपका एग्जाम आएगा उस दिन आप क्या कर सकते हैं, कॉपी जब खोलेंगे तो आपको वहां पर अंडरलाइन वर्ड्स मिलेंगे, तो आप जल्दी जल्दी से उसको याद करके एग्जाम में चले जाओगे, तो क्या होगा उससे आपको इजी होगा ऑब्जेक्टिव्स के लिए तैयारी करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दीज हार्मोन्स एक्ट एज केमिकल मैसेंजर्स। ये किसके तरह एक्ट करता है? केमिकल मैसेंजर्स के तरह एक्ट करता है। कोई भी बॉडी में हमारा फंक्शन होता है तो उसके लिए एक रिस्पॉन्स चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा हार्मोन है जैसे जुवेनाइलिटी, अगर आप किशोरावस्था में जाते हैं तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, पीरियड्स स्टार्ट हो जाता है लड़कियों का, और लड़कों का क्या होता है, दाढ़ी मूछ वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए भी हार्मोन्स चाहिए। ठीक है, तो वो हार्मोन्स जो सिक्रीट होता है जुवेनाइलिटी में, तो वो केमिकल मैसेंजर्स के तरह काम करता है, मैसेज भेजता है हमारे ब्रेन को। ठीक है, कि अब एज आ गया है, अब इस हार्मोन को रिलीज होने का तैयारी किया जाए। तो ये किसके तरह काम करता है? केमिकल मैसेंजर्स के तरह, इन्फ्लुएंसिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, और हमारे बॉडी को ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये हार्मोन काम करता है। फिजियोलॉजी यानी हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ये जितने भी सिस्टम है जो हमारा फिजियोलॉजी चलाता है बॉडी का, इन सभी फिजियोलॉजी के लिए हार्मोन्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और वो सभी के सभी हार्मोन जो है वो केमिकल मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं, हमारे ब्रेन को डायरेक्टली वो क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं, और तब जाकर के हमारा जो हार्मोन है वो सिक्रीट होता है, ये हार्मोन सॉरी मैसेज भेजते हैं, और तब जाकर के हमारा बॉडी का जो सिस्टम है अलग अलग वो काम करता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, और क्या होता है तो देखेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। एंडोक्राइन सिस्टम किसी एक चीज से नहीं बना हुआ है बच्चों, किसी एक चीज से नहीं बना हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक सिस्टम है, तो जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से बना हुआ होता है, बहुत सारी चीजों से बना हुआ था कोई भी सिस्टम है ना। तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ किसका? ग्लैंड का। बहुत सारे ग्लैंड से बना हुआ है एंडोक्राइन सिस्टम, दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन। क्या काम है इसका? कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ रिलीज करना, रेगुलेटिंग वेरियस बॉडी फंक्शंस लाइक मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, सेल्स एक्सेट्रा। तो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं, लाइक मेटाबॉलिज्म हो या फिर ग्रोथ होना, बढ़ रहे हैं हम लोग, या सेंस ऑर्गन्स का काम करना, ये सभी के सभी प्रोसेस हमारे बॉडी में हार्मोन्स के थ्रू होते हैं। बिना हार्मोन्स के हमारे बॉडी का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज अ सेकेंड मैसेंजर सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का सेकेंड मैसेंजर सिस्टम कौन है? हार्मोन्स है।
फर्स्ट मैसेंजर सिस्टम कौन है बताइए? जिसको भी पता है फर्स्ट मैसेंजर सिस्टम कौन है वो कमेंट करके जरूर बताइए। लास्ट में मैं बताऊंगी, वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी कि फर्स्ट मैसेंजर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी कौन है, सेकेंड मैसेंजर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी कौन है, हार्मोन। क्लियर? और फर्स्ट कौन है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। चलिए आगे देखिए। It uses chemical messages, hormones that are released into the blood. It uses chemical messages, hormones that are released into the blood. Hormones जो है वो कहाँ रिलीज होता है? ब्लड में डायरेक्ट। ठीक है? They carry information and instructions from one set of cells to another. एक सेल से दूसरे सेल, एक सेल से दूसरे सेल में हार्मोन क्या करता है? मैसेज पहुंचाने का काम भी करता है। ठीक है? The endocrine system influences almost every cell, organs and function of our body. हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जितने भी ग्लैंड से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे बॉडी के सिस्टम को संभाले हुए, हर एक सेल, हर एक ऑर्गन, हर एक फंक्शन हमारे बॉडी का किसके थ्रू होता है? हार्मोन्स के थ्रू होता है। ठीक है? एंडोक्राइन सिस्टम आल्सो रिफर्ड एज हार्मोन सिस्टम। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एंडोक्राइन सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन सिस्टम कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए। द वर्ड एंडोक्राइन, एंडोक्राइन वर्ड कहां से डिराइव हुआ है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ग्रीक वर्ड से, एंडो वर्ड से। इसका मतलब क्या होता है? विदिन, अंदर, है ना? तो हार्मोन्स कहाँ रिलीज होता है? हमारे ब्लड में, यानी अंदर रिलीज होता है। एंड क्राइन, क्राइन का मतलब क्या होता है? सेपरेट और सिक्रीट होना। ठीक है? तो अंदर सिक्रीट होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? एंडोक्राइन। ठीक है? आगे देखिए। द एंडोक्राइन सिस्टम इज वन ऑफ द बॉडीज कम्युनिकेशन सिस्टम। बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम है, अंडरलाइन कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव है ये, है ना? ये बॉडी का क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी बातचीत करने वाला। अब ये इनका मुंह नहीं होता है, ये बोल नहीं सकते, हार्मोन्स बात नहीं कर सकते, बट इनका अपना एक तरीका है। ठीक है? कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सेकेंडरी मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है? तो ये मैसेज पहुंचाते हैं बात कर करके, है ना? हमारा हमारा एक लैंग्वेज होता है बात करने का बच्चा, पर हार्मोन्स का कोई लैंग्वेज नहीं होता। वो अपने ही मतलब सिग्नल्स के थ्रू, वो नेटवर्क के थ्रू वो क्या करते हैं? मैसेजेस पहुंचाते रहते हैं। तो ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम है पूरे बॉडी का, एंड यूजेस दिस हार्मोन्स एज अ मैसेंजर टू हेल्प टू रेगुलेट सेलुलर एक्टिविटी बाय प्रोवाइडिंग अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना मतलब एक जैसा रखना। सपोज दैट आप मानिए कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, कभी हम बीमार भी पड़ जाते हैं, 100 से पार हमारा टेम्परेचर हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है बताइए? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी का हार्मोन सिस्टम अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है? तो हमारे बॉडी का अगर हार्मोन सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा तो हमारे बॉडी का जो स्टेबिलिटी है, जो स्टेबल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट, वो गड़बड़ा जाएगा और फिर हमारे बॉडी का हर एक सिस्टम अच्छे से काम करना बंद कर देगा। इसीलिए हमें अपने हार्मोन्स को हमेशा क्या करना चाहिए? बैलेंस में रखना चाहिए। अगर हमारा हार्मोन का बैलेंस गड़बड़ हुआ तो हमारे बॉडी का हर एक सिस्टम इफेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि सभी एक दूसरे से क्या है? नेटवर्किंग है, जुड़े हुए हैं। अगर आपका एक भी सिस्टम गड़बड़ हुआ तो आपके पूरे हार्मोन का सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम हिल जाएगा, और जब वो हिला तो पूरा बॉडी आपका चला जाएगा। ठीक है? हम बीमार क्यों पड़ते हैं बच्चों? तो यही है, हार्मोन का सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हम बीमार पड़ते हैं। तो हमें अपना हार्मोन्स को क्या करना है? बैलेंस करके रखना है। ठीक है? चलिए देखते आगे। द एंडोक्राइन सिस्टम इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ। वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंडोक्राइन सिस्टम आपका बहुत ही हेल्दी रहे। अगर एंडोक्राइन सिस्टम हेल्दी रहेगा तो भी आप हेल्दी रह पाओगे एंड वेल बीइंग, अच्छे रहने के लिए, है ना? बाय रेगुलेटिंग वेरियस बॉडी फंक्शंस थ्रू हार्मोन्स। ठीक है?
अब देखिए, विदाउट सब पानी पीने गई थी ना। देखिए अब क्या होगा अगर आप एंडोक्राइन सिस्टम अपना अच्छे से नहीं रखते तो, विदाउट अ प्रॉपरली फंक्शनिंग एंडोक्राइन सिस्टम, अगर आपका बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करता है तो क्या होगा, द बॉडी वुड नॉट बी एबल टू प्रॉपरली रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ब्लड शुगर रेगुलेशन और मेंटेन सॉल्ट वाटर बैलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बॉडी में एक स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है। स्टिमुलाई मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी हॉट वाटर को छू रहे हैं अचानक से, तो आप ऐसे करके हाथ अचानक से हटा दें तो वो मैसेज आपके ब्रेन में जाएगा डायरेक्टली, तो उसके लिए भी हॉर्मोन चाहिए बच्चे, ठीक है। और अगर आप मैसेज को ही ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाओगे तो आपका बॉडी रिस्पॉन्ड अच्छे से नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका बॉडी अगर रिस्पॉन्ड अच्छे से नहीं करेगा तो आपका सेंस ऑर्गन भी सारा फेल होने लगेगा। दूसरा, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन नहीं रख पाएगा। तीसरा, सॉल्ट वाटर बैलेंस हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है। अगर पानी और नमक का बैलेंस अच्छे से नहीं होता है बॉडी में, नमक ज्यादा हो तो भी खराब, नमक कम हो तो भी खराब, है ना। तो वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बॉडी में बनाए रखने के लिए भी हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। सपोज दैट आप अगर पानी में 1 चम्मच नमक डाल दो, चलो ठीक है, 2 चम्मच डाल दो, चलो ठीक है, अब 1 गिलास पानी में आप पूरा 1 डब्बा भर के डाल दो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप सोच के बताना कमेंट करके, क्या हो जाएगा, है ना, दिक्कत हो जाएगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो फिर अगर आपके ब्लड में अगर ऐसा हो जाए, सॉल्ट अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, है ना, ब्लड का रेड ब्लड सेल सारा फट जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, सारे सेल्स रप्चर कर जाएंगे, आप डेथ कर जाओगे, मर जाओगे, ठीक है। तो इसलिए वाटर बैलेंस बनाए रखने के लिए सॉल्ट वाटर बैलेंस भी हार्मोन्स बहुत जरूरी है। चलिए आगे देख लेते हैं। थॉमस एडिशन, अंडरलाइन कर लीजिएगा। थॉमस एडिसन साइंटिस्ट है, 1793 से 1860, इज ऑफन रिकॉग्नाइज्ड एज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। ही डिस्कवर्ड एडिसन्स डिजीज, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, सबसे पहली बात क्या खोजा था, एडिसन डिजीज खोजा था। क्या है ये, एक हार्मोनल डिसऑर्डर, एक हार्मोनल हार्मोन से रिलेटेड बीमारी है जो कि एड्रिनल ग्लैंड की वजह से होता है, ठीक है। इस सभी चीजों को आप अंडरलाइन कर लीजिए। आगे देखते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, कुछ कुछ तो मैंने बता दिया, बाकी सब देख लेते हैं। एग्जाम में ये सब पॉइंट्स आप जरूर लिखिएगा बच्चे। और एक चीज बता दूं, एग्जाम में जब भी आप आंसर लिखो तो आप पॉइंट वाइज लिखा करो, उससे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, मैं समझा रही हूँ, आप अच्छे से समझ लेना, और अगर चाहो तो इसमें दो दो लाइन अपने से भी आप एग्जाम में ऐड कर सकते हो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सबसे पहला क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमारे ग्रोथ के लिए ऑब्वियसली, डेवलपमेंट के लिए ऑब्वियसली हार्मोन्स की जरूरत है, ग्रोथ हार्मोन जिसको बोलते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबॉलिज्म में दुनिया भर के हार्मोन्स लगते हैं। आप ग्लाइकोलाइसिस ही पढ़े होंगे, आई थिंक 4th या 3rd सेमेस्टर में ग्लाइकोलाइसिस आप लोग पढ़े होंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस में ही आप लोगों ने देखा था अलग अलग टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, 10 स्टेप 10 एंजाइम। और एंजाइम्स के अलावा उसको चैनलाइज करवाने के लिए कुछ हार्मोन्स की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म के लिए भी हार्मोन्स चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए तो हार्मोन्स चाहिए भाई, मेल हार्मोन फीमेल हार्मोन, उसके अलावा FSH TSH, उसके बाद फिर आपका LH, है ना, बहुत सारे हार्मोन चाहिए। होम्योस्टैसिस, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए भी हार्मोन्स चाहिए। हाइपोथैलेमस से निकलने वाला जो अलग अलग टाइप का हार्मोन्स है वो सब चाहिए। रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस, आप लोग को पता है स्ट्रेस हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट होता है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जिसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। अब बहुत ज्यादा टेंशन ले लोगे तो अभी आपके बॉडी में बहुत ज्यादा एंजाइम्स हार्मोन्स रिलीज होगा। अगर आपका बॉडी में बैलेंस अच्छे से नहीं है तो अलग हार्मोन सिक्रीट होगा। ये सभी अलग अलग आपको पढ़ाऊंगी मैं 10 टॉपिक में, जो कि आगे है, ठीक है। अभी हम लोग ओवरव्यू देते हैं। मूड एंड बिहेवियर, मूड एंड बिहेवियर के लिए अलग हार्मोन होता है, कम्युनिकेशन के लिए अलग हार्मोन है, इंटीग्रेशन विद नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का पूरा एक दूसरे से मिलावट,
मिलावट नहीं बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन है ना, एक सेल से दूसरे सेल। नर्व्स आर आल्सो सेल्स, ठीक है। तो एक नस दूसरे नस को मैसेज पहुंचाएगा, तो ये सभी चीजों के लिए क्या चाहिए, हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये एंडोक्राइन सिस्टम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी। अब देखिए टाइप्स ऑफ ग्लैंड आप इसमें लिख सकते हैं क्योंकि आपको ओवरव्यू पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ ग्लैंड में मेनली दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो कि आपका हार्मोन सिक्रीट करेगा। तो आपको मेनली यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना था। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग ग्लैंड्स पढ़ते हैं, इसलिए मैंने ये दोनों भी दे दिया। अगर आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहे तो आप उसको भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसमें ओवरव्यू में भी इसको डाल सकते हैं। तो एक्सोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड, सिस्टम नहीं ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम थोड़ा सा डिफरेंस होता है। These glands release their product through ducts to the body। ये लाइन ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव भी आपका आएगा, इससे ध्यान से समझिए। एक्सो का मतलब बाहर होता है, जनरली आप जानिए, इस तरह से याद रखिएगा। तो एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, और ये बाहर बाहर ही निकलता है, किसके थ्रू, डक्ट्स के थ्रू। एक खून में डायरेक्टली जाना तो सबको ब्लड में ही है, लेकिन डायरेक्टली ये खून में नहीं जाता है, ये डक्ट्स के थ्रू जाता है, नलियों के थ्रू, है ना, पतली पतली नलियां होती है। इसका अलग हर ग्लैंड का, इसमें जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होंगे उनका अपना एक ग्लैंड होगा, अपना एक ये डक्ट्स होगा, ठीक है, और अपने नलियों के थ्रू वो रिलीज होगा, ठीक है, या कैविटीज के। जैसे सेलेवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा निकालता है, इसका अलग डक्ट्स होता है, इसमें 3 ग्लैंड्स होते हैं, है ना, पैरोटिड ग्लैंड, मैक्सिलरी ग्लैंड और मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये तीनों ग्लैंड्स के लिए अलग अलग नलियां, ठीक है, अलग अलग डक्ट्स। नेक्स्ट स्वेट ग्लैंड, पसीने वाला ग्लैंड। पसीना डायरेक्ट आपके ब्लड में नहीं जाता, पसीना निकलने के लिए अलग से नली बनी हुई है। मेमोरी ग्लैंड, मिल्क आपके खून में नहीं चला जाता, नहीं तो सोचो क्या हो जाता है ना। तो ये सभी चीज के लिए क्या है, अलग अलग नलियां बनी हुई है। तो जिन ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन जो है वो नलियों के थ्रू जाते हैं, पर्टिकुलर जगह पर जहां उसको जाना है, डक्ट्स के थ्रू जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग किसको कहते हैं, these glands secrete hormones directly into the blood stream without use of ducts, ठीक है, या इसमें नलियों का यूज नहीं होता है, विदाउट यूज ऑफ डक्ट, इसमें नलियों का यूज नहीं होता। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन डायरेक्ट ब्लड में पहुंचा देगा, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन डायरेक्ट ब्लड में, ओवरीज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन डायरेक्ट ब्लड, ठीक है, डायरेक्ट ब्लड में जो पहुंचा देता है उसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया बात। तो ये दो टाइप्स के आपके ग्लैंड्स होंगे। चलिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक जो आपके फर्स्ट चैप्टर से है वो कंप्लीट हो गया। लेट मी शो यू कैसे आपका कंप्लीट हुआ, दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए पहला चैप्टर आपका था ओवरव्यू ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ये कंप्लीट हो गया आज, ठीक है। दूसरा आपका कॉमा देखिए दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। तो पहला टॉपिक आपका पहले चैप्टर से मैंने कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक लेके, जिसका नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गन्स। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर करना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरे मेहनत को आप सफल बनाना चाहते हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा बच्चों को बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स के साथ।